हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में जो है हम लोग मेघ एवं और मेघों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने भूगोल में जो है कक्षा 8वीं की भूगोल में जो है हम लोग तीसरा चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आर्द्रता एवं मेघ, उसमें जो है हम लोगों ने अभी तक जो है हवा की स्थिति देखे, वाष्पीकरण किस प्रकार का होता वो देखे, वातावरण की आर्द्रता किस प्रकार में वातावरण में आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है, ये देखे हम लोगों ने। और जो है वायु की वाष्प धारण क्षमता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, ये हम लोगों ने देखा। और जो है निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता, और हम लोगों ने 2 प्रैक्टिकल करके देखा था। ठीक है, एक स्पंज वाला किए थे, किस प्रकार से जो है जो वायु की वाष्प धारण क्षमता जब खत्म हो जाती है किस प्रकार से जो है वो जो है बाद में वाष्प को धारण करने में नहीं धारण करती है वाष्प को, ये देखा था। और हम लोगों ने सघनन एवं सघनी भवन, ये 2 हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, पहले चलो एक बार हम लोगों ने सघनन एवं द्रव्यमान, ठीक है, ये हम लोग रिपीट कर देते हैं। सघनन किस प्रकार से होता है, सघनन बोलो, तथा सघनी भवन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, सघनन जो होता है वो वातावरण की जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था की जो वाष्प के द्रव्य रूप में, मतलब वो द्रव्य मतलब पानी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग सघनन कहते हैं। तो सघनन हम किसे कहते हैं, मतलब सघनन जो है वो गैसीय अवस्था में, जो गैस की अवस्था में जो वाष्प का द्रव्य रूप में जो गैस होता है उसका वाष्प जो होता है, गैस जो होता है ना, जैसे गैस आपको मालूम है कि गैस क्या है, वो गैस जब वाष्प का जो गैस का वाष्प रूप जब द्रव्य रूप में रूपांतरण जल में परिवर्तन हो जाता है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सघनन कहते हैं। और जो होता है साथ ही साथ जब वातावरण में वाष्प के घन रूप में जो परिवर्तन होता है, जब उसके घनन रूप में जो परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि वातावरण में जो उपस्थित गैस होती है जब उसकी अवस्था, जब वो अवस्था जब है ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं, घनी भवन कहते हैं। मतलब घनी भवन किसे कहते हैं, जो वातावरण में उपस्थित गैस होता है उस गैस की अवस्था जब वाष्प जो होती है, जो गैस की अवस्था जो होती है वो वाष्प के जब ठोस रूप में धारण करती है, जो वाष्प रहती है वो ठोस रूप में, ठोस अवस्था में आ जाती है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, घनी भवन कहते हैं। अभी देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि तापमान जब कम होता है, जब तापमान कम होती है तो जो है सापेक्ष आर्द्रता जो है बढ़ने के कारण जो है सघनन होता है। मतलब सघनन कब होता है, जब वातावरण में जब तापमान जो है कम होगा, जब तापमान कम होगा तब क्या होगा, सघनन जो सापेक्ष आर्द्रता जो बढ़ेगी, बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, सापेक्ष आर्द्रता की बढ़ने की क्रिया होती है। मतलब वहाँ पे जो है सापेक्ष आर्द्रता जो बढ़ने लगता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तापमान जो है कम है। और जब क्या होता है, जब खुली वायु में वाष्प का सघनन वातावरण में जो है उपस्थित क्या होता है कि जब सघनन में, जब वातावरण में, जब यही सघनन जो होता है वातावरण जो उपस्थित धूल के कण होते हैं, जब ये जो भी वायु में जो भी कण पाए जाते हैं तो वो जो कण या धूल के जो कण होते हैं या लवण होते हैं, ये जो है सूक्ष्म कणों में के आसपास जो जम जाते हैं। कौन से जो सघनन होता है वो क्या करेगा कि जो वातावरण में धूल या कण पाए जाते हैं वो जो होता है सघनन, जो है वातावरण में जो भी जो सघनन हुआ है, किसका सघनन हुआ है, सापेक्ष आर्द्रता का, मतलब जो सघनन हुआ है जो वाष्प का, वो क्या करेगा, धूल के कण के आसपास जाके जमा हो जाता है। और ये जब जमा हो जाता है तब जो है ओस, तुषार, कोहराम आदि जो है भूमि पे जो है सटकर पाए जाने वाले जो मेघ जो है, भूमि के जो मेघ जो होते हैं, जो मतलब नज़दीक होते हैं भूमि के, वह दूर आकाश में पाए जाने वाले सघनन के रूप में होते हैं। ओके, अब देखेंगे कि इसी को जो मैंने आपको बताया है
कि किस प्रकार से सघनन होता है, किस प्रकार से जो है ओस तुषार बनते हैं, किस प्रकार से जो ये जो होता है वातावरण में धूल में जो कण पाए जाते हैं उसमें किस प्रकार से ये जो सघनन पाए जाते हैं वाष्प का, वो किस प्रकार से उनमें जाके चिपक जाता है और वही जो होता है ओस तुषार या कोला के रूप में जो है भूमि पर फिर से वापस आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वातावरण में गैसीय अवस्था की वाष्प का द्रव्य रूप जल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को जो है द्रवण कहते हैं, या मतलब द्रवण मतलब या सघनन बोलो। साथ ही साथ वातावरण में वाष्प के घन रूप में परिवर्तन को सघनन कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जब वायु का तापमान कम होगा तो क्या होगा, जब तापमान कम होगा तो आपको पहले ही पता है कि जब तापमान कम होगा तो वाष्प धारण क्षमता अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान में ऑलरेडी जो होती है मतलब जो वायु है वो क्या है, नम है। ठीक है, वातावरण में नमी है, इसके कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्प धारण क्षमता कम हो जाएगी। वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होने पर, जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होने पर वाष्प धारण जो वाष्प का द्रव्यमान होने लगता है, मतलब द्रव्यमान होना मतलब वो नीचे आने सघनन होने लगता है, उस समय वायु का औष बिंदु तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है, जब द्रव्यमान होने लगता है, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% पर पहुंच जाता है, तब जो है ओस बिंदु जो होता है तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाष्प का द्रव्यमान होने लगा और जो वहाँ की ओस बिंदु जो होती है वो तापमान पर पहुंचना इधर पे आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो गई है, 100 हो गई। हम लोगों ने सवाल में करके देखा था। ओके, तो देखेंगे ओस तुषार और कोल्हार ये जमीन से सटकर तो वही मेघ भूमि से आकाश में पाए जाने वाले द्रव्यमान के रूप में होता है। यही जो होता है जो जमीन से सटकर या जमीन से सटकर मतलब नज़दीक में, और वही जो होते हैं जो भूमि से दूर मतलब भूमि से दूर मतलब आकाश में जो पाए जाने वाले द्रव्यमान के रूप में होते हैं। कौन, यही जो ओस बिंदु जो तैयार होती है तापमान में, वही जो क्या कहलाती है, जमीन से सटकर पाए जाने वाले या भूमि आकाश में पाए जाने, उसी को हम लोग ओस तुषार और कोल्हार कहते हैं। ओके, तो आगे हम देखने वाले मेघों के प्रकार। ठीक है, मेघ जो होता है वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले सघनन, मतलब ये जो मेघ मतलब होता है बादल, ये बादल कहाँ पाया जाता है, वातावरण में बहुत ऊंचाई पर पाए जाने वाले सघनन का स्वरूप होता है। पहला पॉइंट का है मेघ का कि यह मेघ जो है वातावरण में बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो सघनन होता है, मतलब वही वाष्प का जो सघनन होता है, आपस में जाके इकट्ठा होती सघनन होता है, उसी को ही कहते हैं मेघ। ओके, अब देखेंगे आगे कि यह हमेशा याद रखना है आपको कि कोल्हार एवं धुंध में अंतर क्या, धुंधला मतलब दिखता है ना, ये ठंडी के सीजन में ज़्यादा दिखाई देता है, इन दोनों में अंतर क्या है। ओके, तो आप देखेंगे कि और कोल्हार केवल वाष्प से बनता है, जो कोहरा होता है जो वाष्प से बनता है। ठीक है, कोहरा मतलब जब आपको मालूम है कि वाष्प मतलब बादल, जैसे कि आप देखते हैं कि जब वाष्प निकलता है गर्म पानी या कभी हम दूध उबालते हैं तो उससे क्या होता है, एक धुंधलापन दिखाई देता है अगर वो कांच पे जमता है, तो उसी प्रकार से ये वाष्प बनता है। तो कोहरा ये वाष्प से बनता है। और जो धुंध जो होता है प्रदूषित वायु में के स्थानों पर कोहरा एवं धुंध से बनता है। धुंध किससे बनता है, प्रदूषित जो वायु के स्थान पर जो कोहरा एवं धुंध से बनाया से मिलकर जो है क्या बनता है, धुंध बनता है। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे वातावरण के सूक्ष्म कणों के आसपास सघनन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है मेघ के प्रकार में कि जो वातावरण के जो मैंने आपको पहले बताया कि वातावरण में जो सूक्ष्म कण मतलब छोटे जो कण पाए जाते हैं, जब उस कणों के आसपास जो सघनन होता है तो सघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, मतलब क्या है, जब ये सघनन जब तैयार होता है उसके कारण जो मेघ की स्थिति में जो जल के कण या हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने के
से करीब करीब जो है भारहीन अवस्था में हो जाते। भारहीन मतलब वजनदार, ठीक है, ये वजनदार हो जाएंगे। कब हो जाएंगे वजनदार? जब यही कण और हीम जो होता है अत्यंत सूक्ष्म होने से, मतलब ये कण क्या एकदम सूक्ष्म छोटे होते हैं, और जब इनमें संघनन होता है, जब आप इनके पास में जब ये संघनन तैयार होता है, संघनन के तैयार होने से तो ये क्या होता है, ये बारीक बारीक क्या, ये करीब करीब क्या हो जाता है, इनका भारीपन, मतलब क्योंकि इस कणों के ऊपर जो होता है ऑलरेडी जो है संघनन, मतलब जो वाष्पीकरण हुआ है, यहाँ पे आके आपस में चिपक गए हैं, और जिसके कारण जो यहाँ पे क्या हुआ, संघनन होने के कारण जो होता है ये क्या हो जाता है, भारहीन की अवस्था में हो जाता है। इसलिए मेघ वायु में तैरते रहते। फिर क्या होता है, जब भारहीन हो जाते, भारहीन का मतलब होता है कि जिसमें वजन ना हो, भारहीन का मतलब होता है जिनमें वजन ना हो, ठीक है। तो ये अवस्था कब आती है, जब यही कण अत्यंत, जो कण होते हैं ये हिम कण या जो जल के कण होते हैं, जब अत्यंत सूक्ष्म मतलब छोटे हो जाते हैं, जिससे करीब करीब वो भारी, मतलब उनका वजन जो होता है वो कम हो जाता है, और उस कम अवस्था में जो होता है ये मेघ जो होता है वायु में, मतलब आकाश में, या कहते हैं कि हवा में जो है ये तैरने लगते हैं। और इसी ही हम क्या कहते हैं, ये तैरने की प्रक्रिया को ही जो हम क्या कहते हैं, वर्षा की जो बूंदें बनती है ये इसी कारण से तैयार होती है। देखेंगे आप आकृति यहाँ पे जैसे कि दिया है आपको कि एक जीवा है, ठीक है, 5 सेमी, ठीक है, ये जो हमारे सूक्ष्म कण है, और संघनन से तैयार मेघ में जल का कण, ठीक है, ये जो है सूक्ष्म कण है, छोटे हैं, ये कण छोटे हैं, और जब इसमें संघनन तैयार हुआ तो मेघ के जो जल का कण तैयार हो गया, ये बड़ा हो गया है, ठीक है, ये वर्षा के बूंदे हैं, और ये व्यास जो जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास, ठीक है, ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर का व्यास तैयार हुआ है, और ये 5 सेंटीमीटर व्यास जो होता है अधिकतम है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वर्षा की बूंदें तैयार हो गई है, जिसको जो है सूक्ष्म कणों में जो है संघनन से जो क्या तैयार हुआ, मेघ जो है जल कण का है, मतलब इसमें जो है जल कण में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे सूर्य की उष्मा से भूमि एवं जल गर्म होता है ना, हमको सबको मालूम है सूर्य की उष्मा मतलब गर्मी से जो होता है भूमि गर्म होता है, जल भी गर्म होता है। सतह के पास की वायु गर्म होती है, मतलब क्या, सतह मतलब जो भी सूर्य की सतह मतलब जमीन जो होती है हमारी, उसको जो गर्म होता है फैलती है, और वायु का घनत्व कम होता जाता है। क्या होगा, जब सतह के पास की वायु जब गर्म होगी तब वो क्या करेगी, वायु जब गर्म होती है तो वो फैलती जाती है, जब वो किसी ठोस अवस्था में होता है, और वायु का जो है घनत्व कम होते जाता है। गर्म हवा ऊंचाई पर जाने लगती, जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, ऊंचाई पर जाने लगती। यहाँ पे क्या होगा, वो ऊपर जाएगी वाष्प रूप में, और जिसके कारण जो है घनत्व तो उसका कम हो जाएगा, और गर्म वायु जो होती है ऊंचाई पर जाने लगती है, और ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने पर, है ना, क्या होगा कि गर्म हवा जब ऊंचाई पर जाने लगता है, तब ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान जो है कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम होने लगती। मतलब क्या है, जब जैसे जैसे हवा जो गर्म हवा है वो ऊंचाई पे जाएगी, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी तो ऊपर क्या होगा, वायु जो है ऊपर जो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ का तापमान कैसा हो, कम होगा, मतलब वहाँ पे गर्मी कम होगी, और जब गर्मी कम होगी तो जो वायु में जो होती है वाष्प धारण क्षमता कम हो जाएगी, और वाष्प जब क्षमता कम हो जाएगी तो सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ती है ना। तो हम लोगों ने सापेक्ष आर्द्रता में यही पढ़ा था, सापेक्ष आर्द्रता तब क्या होगी, जैसे कि बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने सापेक्ष आर्द्रता में यही पढ़ा था कि क्या होगा, जब एक विशिष्ट तापमान पर एक विशिष्ट आयतन की जो हम लोग निकालते, आयतन वायु का जो ग्राम में निकालते, वो आर्द्रता, और जब वायु की वाष्प धारण क्षमता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता, मतलब जो अनुपात निकलता वायु के वाष्प धारण की जो क्षमता होती है उसके अनुपात को ही हम लोग सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब वो कितना जो है वाष्प धारण करता है वो ग्राम में हमको निकाला जाता है। और जब यही तापमान में परिवर्तन, मतलब होने वाले परिवर्तन के अनुसार जो वायु में स्थित
जो उपस्थित वाष्प की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, और उससे ही जो हम लोग सापेक्ष आर्द्रता में भी परिवर्तन हो जाता है। मैं हम लोगों ने आप बताया था कि किस प्रकार से सापेक्ष आर्द्रता में वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही वाष्प जब क्योंकि यहाँ पे वाष्प धारण क्षमता कम हो गई, तभी तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। अब जो होता है, वायु में स्थिति वाष्प का जल के कणों एवं हिम के कणों में रूपांतरण हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यही जो वायु के में स्थिति जो जब सापेक्ष आर्द्रता बढ़ गई, तो यहीं पे जो वायु में स्थिति जल का वाष्प जो जल के कणों में, जो जल के कण में परिवर्तन एवं हिम के कणों में रूपांतरित हो जाता है, तो यहीं पर ही जो होता है वायु की ओस बूंद जो होती है वो तापमान कहलाती है। तो वायु की वाष्प बिंदु कब तापमान कहलाएगी? तापमान कहलाती है ओस बिंदु तापमान की जब जो होता है वायु में स्थिति जल कण या हिम कण के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है, वाष्प जो होती जल कण के रूप में परिवर्तन या हिम में मतलब बर्फ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तब यहीं पे जो है वायु का ओस बिंदु जो होता है वो तापमान कहलाता है। ओके, तो आपने जैसे आकृति 3.8 तो देखेंगे हम लोग, उसके बाद ओस बिंदु तापमान का जो स्तर भी ऊंचाई एवं वाष्प के अनुपात पर ही, मतलब ओस बिंदु का जो तापमान जो हम लोगों ये जो ओस बिंदु आया इसका तापमान भी जो है किस पे निर्भर होता है कि ये वाष्प के अनुपात पर निर्भर होता है कि ओस बिंदु का तापमान कितना है, वो उसके भी ऊंचाई एवं किस पे वाष्प की अनुपात पर निर्भर होता है। यह ध्यान में रखना है हमें कि ओस बिंदु का तापमान भी हमें वाष्प के अनुपात पर निर्भर रहता है। ठीक है, यहाँ तक का आज हम लोग देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर।